औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब, क्लास हमारी है सेकेंड ईयर फिजिक्स की, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11। पहला चैप्टर है, काफी तवील चैप्टर है, काफी लंबा चैप्टर है, खत्म होने में टाइम लगेगा इसको। नॉर्मल क्लास में भी पढ़ाते हैं तो इसको पढ़ाते पढ़ाते 2-2.5 महीने लग जाते हैं। तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि जितना अरसा हो गया और चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, तो इसमें किसी किस्म की पैनिक करने की जरूरत नहीं। शुरू करते हैं जनाब। हम जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर के नाम हीट है, और हम जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो इसका तीसरा हमारा सवाल है जो हम पढ़ रहे हैं करंटली, जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड गैस लॉस का हमारा ये सवाल है। इस सवाल के जो हिस्से हमारे पास थे, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमारे पास थी, उसके साथ हमारे पास गैस लॉस थे, और जनाब जिस गैस लॉस के अंदर बॉयल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ था। उसके साथ साथ हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी। इसी दौरान हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी पढ़ा। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ किया, P इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार का। रॉ से मुराद डेंसिटी होती है, वी बार स्क्वायर होता है, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी होती है, जैसे कि आपको डेरिवेशन के दौरान बताया गया था। इसी तरीके से हमने एक और डेरिवेशन की थी, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ वी स्क्वायर की, और फिर वेरीफाई किया था हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगर आप तवज्जो से डिस्क्रिप्शन को देखो मेरे बेटा, तो इस डिस्क्रिप्शन में से हमने जो थ्योरेटिकल हमारा सारा पोर्शन था वो हम तमाम के तमाम पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ ली हमने, गैस लॉस पढ़ लिए हैं, बॉयल्स लॉ हमने पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ हमने पढ़ लिया है, जनरल गैस इक्वेशन हमने पढ़ ली है। डेरिवेशन हमने की थी, P इक्वल टू 1/3 रॉ बार स्क्वायर की। देखो फिर कह रहा हूँ, बार बार समझ लो तवज्जो से, ध्यान से, कि डेरिवेशन एग्जाम में आनी है। थोड़ी सी लेंदी है। अब जब हम पढ़ रहे थे तो हमने इसको तकरीबन 3 स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। कॉपी में लिखेंगे तो तकरीबन 5-6 पेज में आपके पास ये डेरिवेशन आएगी, मगर ये लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक सवाल बिल्कुल सेफ हो जाएगा। बहुत थोड़े से पार्ट, सिर्फ 3 पार्ट आपके पास और रह जाएंगे। इनमें से एक पार्ट बोहर से आपका निकल आएगा, जो कि लाजमी सवाल बोहर से आता है। ठीक है जनाब। 1-2 पार्ट और है जो कंफर्म है, जो आने होते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के एक टॉपिक है, वो आएगा। तो लॉन्ग तो आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर आप ये कर लेते हैं, तो आपके पास काफी ज्यादा जो है वो आसानी आपको हो जाएगी। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम स्क्वायर है। अगर खुदा न खास्ता ये सवाल नहीं आया तो फिर ये सवाल आपका शॉर्ट के अंदर आएगा। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बाद दफा सरप्राइजिंग सवाल दे देते हैं, ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो कभी भी नहीं पूछा होता। उसलिए बुरे वक्तों के लिए ये सवाल हमारे पास है। और अगर आप देखें तो जो हमने T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम स्क्वायर किया था, उसी की मदद से ये सवाल सॉल्व हो सकता था। बहुत 2-4 मिनट लगेंगे, 5-10 मिनट लगेंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बहुत से लोग पढ़ाते भी नहीं है इसको, बहरहाल हमने इसको पढ़ा भी दिया है, करवा भी दिया है। इसमें अब हमारे पास जो टॉपिक रह गया है बेसिकली, वो हमारे पास रह गए हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, और इसकी जो डेरिवेशन थी इसके न्यूमेरिकल हमारे पास रह गए हैं। कुछ न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लासों में, अगर आपको याद हो, हमने कर लिए थे, और फिर मैंने कुछ न्यूमेरिकल स्किप करवा दिए थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि डेरिवेशन पहले कर ले, हमारी कंसंट्रेशन लूज ना हो। जो लास्ट वीक हमारा हुआ था, मंडे और ट्यूसडे की बहुत इंपॉर्टेंट हमारी क्लासें थी, जिसके अंदर हमने सारी डेरिवेशन, P is directly proportional to half mv square या P is equal to 1/3 रॉ v बार स्क्वायर, ये सारी डेरिवेशन हमने पिछले वीक में जनाब कर ली थी। न्यूमेरिकल मैंने इसीलिए पॉज करा दिया था कि ताकि आपको ये मसला ना हटे। अब हमारे पास जो कोर्स है मेरे बेटा, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है जिस पर हम जनाब अब आगे स्विच करेंगे और आगे न्यूमेरिकल के ऊपर हम जाएंगे। तवज्जो देके देख लीजिएगा, बड़े आसान से सीधे से न्यूमेरिकल है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस इसके अंदर है नहीं। पहले जरा फार्मूलाज देख लें, कौन कौन से हमारे पास फार्मूलाज है जो इस दौरान हमारे सामने आ चुके हैं। एक हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, फिर हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा। बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल हमारे पास था P1V1 इज इक्वल टू P2V2। चार्ल्स लॉ का फार्मूला हमारे पास था V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। फिर हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी, जिसके अंदर एक फार्मूला हमारे पास P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 था। और उसके बाद एक और फार्मूला हमने पढ़ा, P1V1/T1M1 इज इक्वल टू P2V2/T2M2।
ऊपर जितने भी फार्मूले आपको मेंशन किए गए हैं, इन फार्मूलों को अगर आप तवज्जो से गौर से देखें तो इन फार्मूलों को कहा जाता है चेंज इन स्टेट फार्मूलाज। जो फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, इन फार्मूलाज को चेंज इन स्टेट फार्मूलाज कहा जाता है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चीज जा रही होती है और ऐसे फार्मूलाज के अंदर ये फार्मूलाज बेसिकली इन यूनिट से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि जो यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पर है वही यूनिट राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए। यूनिट की कैद नहीं होती। वॉल्यूम की बात करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब जाने दे, मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब जाने दे। हाँ, दोनों तरफ यूनिट जो है वो, इट इज नेसेसरी दैट यूनिट ऑन बोथ साइड शुड बी सेम। दोनों तरफ यूनिट हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है जनाब, जो भी यूनिट होगी, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, एटमॉस्फेयर भी होती है, टॉर भी होती है। दोनों तरफ यूनिट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो भी यूनिट हमारे पास हो। कैसे आगे पीछे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी बताते हैं अभी आपको। टेम्परेचर बहरहाल केल्विन में होना चाहिए। टेम्परेचर के लिए लाजिम है कि टेम्परेचर हमने पीछे जब न्यूमेरिकल किए थे, स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल किए थे या थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल किए थे, वहां टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में था, हमने सेंटीग्रेड में कर दिया था। इसकी वजह ये थी कि वो टेम्परेचर डिफरेंस थे, वो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास थे, डेल्टा टी हमारे पास थे। वो डेल्टा टी जो होता है उसको सेंटीग्रेड में ले, केल्विन में ले, दोनों बराबर होता है। इसलिए कि मैंने समझाया भी था कि जो साइज होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है, सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट का, दोनों बराबर होते हैं, दोनों का साइज एक जैसा होता है। यही वजह है कि जहाँ डेल्टा टी होता है वहाँ सेंटीग्रेड ले ले, वहाँ फ़ारेनहाइट ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों जगह सेम टेम्परेचर हमारे पास होना, दोनों जगह सेम बात होती है, सेंटीग्रेड बोले केल्विन बोले। मगर जब गैस लॉस की बात करते हैं या वो सारे फार्मूलाज, वो सारे रिलेशन जिसमें सिर्फ टी आता है, डेल्टा टी नहीं आता, सिर्फ टी आता है, उसके लिए लाजिम है, कोई बताएगा नहीं, वो लाजिम है कि आपके पास केल्विन में होने चाहिए। उसके अलावा एक और फार्मूला हमने पढ़ा था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इस फार्मूले की शर्त ये होती है, सुनना गौर से, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का मेरे बेटा फार्मूला होता है, इस फार्मूले के लिए लाजिम होता है कि ये फार्मूला हमेशा एस आई यूनिट में इस्तेमाल होगा। जो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फार्मूला है मेरे बेटा, ये फार्मूला लाजिम है कि हमेशा एस आई यूनिट में इस्तेमाल होगा। बताने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। आर हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन होती है। एल से मुराद नंबर ऑफ ग्राम मोल है। इसके कई फार्मूले हमारे पास होते हैं, जिनमें एक फार्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी होता है, एम अपॉन एम हमारे पास फार्मूला होता है। वॉल्यूम की यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम की यूनिट एस आई यूनिट मीटर क्यूब होती है। उसके अलावा सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकती है, डेसीमीटर क्यूब भी हो सकती है। मगर जब पीवी इक्वल टू एनआरटी की मेरे बच्चा बात करोगे तो लाजिम है कि मीटर क्यूब होगी। 1 मीटर क्यूब 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। कई कन्वर्जन की जरूरत पेश आएगी तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके कन्वर्जन कर सकते हैं। प्रेशर की एस आई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसके अलावा टॉर भी होती है और एटमॉस्फेयर भी होती है। 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर के बराबर होता है। अगर टॉर को एटमॉस्फेयर में या एटमॉस्फेयर को टॉर में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं। वैसे सेकेंडरी लेवल पे इस तरह के सवाल आते नहीं कि कन्वर्जन आपको करनी पड़े। एटमॉस्फेयर जो होगा वो 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल करना है, किसी फार्मूले में सिर्फ टी आ रहा है, एसआई यूनिट इस्तेमाल करनी है, तो अगर आप और आपको अगर एटमॉस्फेयर गिवन है तो आप एटमॉस्फेयर नहीं लोगे। आप एटमॉस्फेयर नहीं लोगे, क्या लोगे? टेम्परेचर हमेशा एस आई यूनिट जहाँ इस्तेमाल करनी है तो वहां पर हमेशा आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू लेंगे। अक्सर न्यूमेरिकल के अंदर एटमॉस्फेयर दे देते हैं, आप 1 रख के सॉल्व कर देते हो, गलत है। पीवी इक्वल टू एनआरटी या जिसमें सिर्फ टेम्परेचर अगर वो आएगा तो उसमें हमेशा आपको टेम्परेचर केल्विन, प्रेशर हमेशा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया जाएगा। उसके अलावा जनाब देख लेते हैं एसटीपी एक चीज होती है जिसकी आप वाकिफ है। एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर की जरूरत पेश आएगी नहीं, बेसिकली न्यूमेरिकल जब भी करेंगे हम वहां पर हमें हमेशा फिजिक्स में एस आई यूनिट इस्तेमाल करेंगे। जब एस आई यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। टेम्परेचर देख लेते हैं, 273 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वैसे कि बताया कि टेम्परेचर तो होना ही केल्विन के अंदर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इररेलेवेंट है कि आपको दिया जाए कि ना दिया जाए, होता टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही आपके पास जनाब ये वो होना है। नाउ देन
स्क्रीन क्लियर किए लेते हैं जनाब और ड्राइंग हटा देते हैं, आगे चलते हैं। 2009 का ये सवाल है। अच्छा, पीवी एनआरटी के न्यूमेरिकल हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। लास्ट से लास्ट वीक की जो न्यूमेरिकल क्लास हमारी हुई थी, उस लास्ट से लास्ट वीक की क्लास में हमने न्यूमेरिकल कर लिए थे। किसके? पीवी एनआरटी के न्यूमेरिकल जो हम जनाब कर चुके थे। अब हम जनाब जो न्यूमेरिकल है वो बेसिकली P1 V1 चेंज इन स्टेट फॉर्मूले करेंगे। A scientist stores 22 gram of a gas in a tank at 1200 atmosphere. क्या किया? एक वेसल में जनाब गैस रखी है। कितनी रखी है? 22 ग्राम गैस रखी है। कितना प्रेशर देखा? 1200 एटमॉस्फेयर प्रेशर था। ओवरनाइट द टैंक डेवलप्स अ स्लाइट लीकेज। टैंक में क्या हो गया? लीकेज हो गया, टैंक में सुराख हो गया और गैस क्या हुआ? इसमें से लीक कर गई है। एंड द प्रेशर ड्रॉप्स टू 950 एटमॉस्फेयर। जब गैस निकल जाएगी, मास कम हो जाएगा। मास कम हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज होकर 950 एटमॉस्फेयर हमारे पास रह गया है। बताना यह है कि कैलकुलेट द मास ऑफ गैस एस्केप। कितनी मास गैस हमारी एस्केप की है, उस गैस का मास हमने फाइंड आउट करना है। उस गैस का मास हमने मालूम करना है। तवज्जो देके गौर से ध्यान से मेरे बच्चा सुन लो। कैलकुलेट द मास ऑफ गैस एस्केप। गैस का मास हमने फाइंड आउट करना है। गैस का मास हमने मालूम करना है। अगर चाहो तो थोड़ी सी डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर देते हैं। तवज्जो से देख लेना। मेरे पास चंदा एक वैसल फर्ज करते हैं मेरे पास मौजूद है। तवज्जो से देख लो। चलो ये डायग्राम आगे पीछे हो गई है, इसको क्लियर कर देते हैं। हमने क्या किया मेरे बेटा? हमने जनाब एक वैसल हमारे पास लेट से मौजूद है। सिलेंडर की शक्ल में हमारे पास एक वैसल फर्ज करते हैं मौजूद है। इस वैसल के अंदर हमारे पास कुछ गैस मौजूद है। क्या है वैसल के अंदर? वैसल के अंदर हमारे पास गैस मौजूद है। फर्ज करते हैं ब्राउन कलर की जनाब गैस मौजूद है। और जनाब सिचुएशन हमारे पास ये है कि इसके ऊपर हमारे पास एक मीटर सा लगा हुआ है। क्या लगा है मेरे बेटा? एक अदद मीटर सा हमारे पास इसके ऊपर एक मीटर सा जनाब जो लगा हुआ है। तवज्जो देकर गौर से देख लेना। डायग्राम आगे पीछे कर देते हैं। और इस मीटर में जब हमने इसके प्रेशर को नोट डाउन किया, इसको नोट डाउन किया बेटा हमने इसके, जब हमने इसके प्रेशर को मेरे बेटा नोट डाउन किया है तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो प्रेशर हमारे पास आ रहा है, इसका जो प्रेशर हमारे पास आ रहा है, जब प्रेशर हमने नोट डाउन किया है, प्रेशर मेरे बेटा हमने नोट डाउन जनाब किया है। फिर तवज्जो से गौर से देख लो। फिर तवज्जो से गौर से जनाब देख लें। थोड़ी सी डायग्राम आगे पीछे हो गई है। एक वैसल मेरे पास मौजूद है। वैसल के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है? वैसल के ऊपर, चलो सर्किल में सही नहीं बनता, इसे बना देते हैं। वैसल है, इसके साथ हमारे पास जनाब क्या देख रहे हैं? हमारे पास एक कनेक्शन लगा हुआ है। ऊपर इसके एक मीटर लगा हुआ है। और मीटर पर हमारे पास क्या नजर आ रहा है मेरे बेटा? मीटर पे हमारे पास इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारे पास इसका प्रेशर बना हुआ नजर आ रहा है। सुना जरा गौर से, तवज्जो देखिए। जब हमने इसका प्रेशर मेरे बेटा नोट डाउन किया तो हमें पता चला कि इसका जो प्रेशर है वो है 1200 एटमॉस्फेयर। कितना मेरे बेटा? 1200 एटमॉस्फेयर हमारे पास जनाब इसके अंदर जो है वो प्रेशर मौजूद है। और अंदर जो हमारे पास गैस मौजूद थी, उस गैस का जो हमारे पास मास मौजूद है, उस गैस का मास मेरे पास है 22 ग्राम। हमारे पास गैस का मास मौजूद है। फिर जनाब क्या हुआ कि ओवरनाइट वेसल हमारा लीक कर गया। क्या हुआ बेटा? वेसल हमारा लीक कर गया। और वेसल में से हम क्या देखते हैं? वेसल में से हम क्या देखते हैं कि कुछ गैस वेसल में से लीक कर गई। कुछ गैस, फर्ज करते हैं वेसल में से कुछ गैस हमारे पास लीक कर गई है। गैस हमारे पास बाहर चली गई है। बताना है कि कितनी गैस लीक करके बाहर गई। पहले प्रेशर P1 था और जब गैस लीक करके बाहर चली गई मेरे बच्चा, जब गैस लीक करके हमारे पास बाहर चली गई है तो हमने क्या देखा कि इसका मेरे बेटा जो प्रेशर था, पहले कितना था? 1200 एटमॉस्फेयर था। इसका जो प्रेशर था वो डिक्रीज होकर मेरे पास हो गया है 950 एटमॉस्फेयर। कितना मेरे बेटा? 950 एटमॉस्फेयर हमारे पास इसका जो प्रेशर था वो हो गया। पहले कुछ मास हमारे पास मौजूद था। इस मास का अगर हम नाम रख दे M1 तो बाद में हमारा मास क्या होगा? वेरी कर जाएगा, मास हमारा तब्दील हो जाएगा। जो पहले जो मास M1 था, जो बाद में मास बचेगा उसको बेटा अगर M2 कह दिया जाए
तो जो गैस बाहर गई है उसके मास को मालूम करना है। थोड़ा सा डेटा जरा बनाते हैं, तवज्जो से देखिएगा। इनिशियल प्रेशर P1 1200 एटमॉस्फेयर था, फाइनल प्रेशर 950 टॉर था। दोनों प्रेशर की यूनिट सेम है, लिहाजा इसमें किसी किस्म की छिड़खानी करने की जरूरत नहीं है। किसी किस्म की छिड़खानी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और आप तवज्जो देके देख ले, जो मास बाहर गया है इस मास को हम कह सकते हैं बेसिकली डेल्टा एम। डी लिख देता हूँ, फर्क करो। डेल्टा एम मेरे पास मास है जो बाहर चला गया है। ये मास मैंने बताना है कि कितना मास मेरे पास बाहर चला गया। डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा का सिंबल मेरे पास है नहीं तो मैंने डी लिख दिया इसकी जगह पर। उसके बाद क्या देखते हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर था, टेम्परेचर का सवाल में तस्करा नहीं है, कहीं पूरे सवाल में टेम्परेचर लिखा हुआ नहीं है। जब लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वही मेरे बेटा फाइनल टेम्परेचर होगा। इसी तरीके से जो इनिशियल वॉल्यूम है वही मेरे वॉल्यूम का तस्करा नहीं है। क्लोज वैसल है, बंद वैसल है। बंद वैसल होने के मतलब क्या होता है कि उसका वॉल्यूम तब्दील नहीं होगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जो इनिशियल वॉल्यूम है वही क्या होगा, इसका फाइनल वॉल्यूम होगा। V1 और V2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, V होगी। V1 और V2 दोनों की वैल्यू क्या होगी मेरे बेटा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। V दोनों की वैल्यू होगी, इसलिए कि वेसल का वॉल्यूम, क्लोज वेसल का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इनिशियल हमारे पास मास गिवन है, पहले जो हमारे पास गैस थी उसका मास हमारे पास था 22 ग्राम। और बाद में क्या देखते हैं कि उस जब गैस एस्केप कर जाएगी तो मास कम हो जाएगा। जब गैस एस्केप कर जाएगी तो गैस का मास कम हो जाएगा। गैस का मास कम होकर कितना रह जाता है, गैस का मास कम होकर कितना रह जाता है, ये मास हमने फाइंड आउट करना है, M2 मालूम करना है। और जो गैस बाहर गई है, पहले कितनी गैस थी बाद में कितनी गैस थी, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो बेसिकली मास हमारा बाहर चला जाएगा, वो मास हमारा स्केप कर जाएगा। जब मास हमारा चेंज होता है मेरे बच्चा तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्किंग फार्मूला P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 हमारे पास जनाब फार्मूला होता है। डायग्राम को इरेज कर देते हैं। ठीक है जनाब, P1 V1 अपॉन T1 M1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 M2 ये फार्मूला हमारा होता है जब मास इन्वॉल्व हो रहा होता है। हमने चूंकि M2 मालूम करना है, इस फार्मूले में से M2 को रहता करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे बेटा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे बेटा कर लेंगे। यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चीजें आगे पीछे हमारे पास हो जाएंगी। जो M2 यहाँ नीचे था वो M2 ऊपर चला गया है, और जो बकिया चीजें हमारे पास थी वो तमाम की तमाम चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दूसरी तारीख की तरफ चली गई हैं। मैंने रेड वाली चीज एक तरफ कर दी है जो मुझे दरकार थी, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चले गए दूसरी तरफ। तो P2 V2 T1 M1 नीचे से ऊपर आ गया है। जो T1 M1 वहां पर मेरे बच्चा नीचे मौजूद था, ये T1 M1 नीचे से मेरे बेटा कहाँ गया है, ऊपर आ गया है। इसी तरीके से जो P1 V1 वहां मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ आकर हमारे पास डिवाइड हो गए। अब सिर्फ कैलकुलेशन कितने वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं करना, साफ मामला आसान है। फार्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट कर देते हैं। P2 950 था, V2 V के बराबर था, वैल्यू सेम थी, उसकी पता नहीं क्या थी, हमने V जाने दिया। T1 भी नहीं पता कितना था, जो भी था सेम रहेगा, T जाने दिया। M1 की वैल्यू 22 थी, T2 T हो गया है। P1 की वैल्यू 900 है, V1 की वैल्यू V है। क्या देखेंगे मेरे बेटा, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या देखते हो मेरे बच्चा कि V ऊपर भी है, V मेरे पास नीचे भी है। V ऊपर भी है, V नीचे भी है, V हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा लाइक दैट। जो T ऊपर है T नीचे है, T भी हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 950 को मल्टीप्लाई करा 22 से, 900 से डिवाइड कर लेना मेरे बेटा, क्या आंसर आ जाएगा, शाबाश। आंसर मेरे पास आ जाएगा 17.416 ग्राम आ जाएगा। ये वो मास है जो बचा है, ये वो मास है। दिस इज द मास विच रिमेन्स इन द वेसल, दिस इज द मास विच रिमेन्स इन द वेसल। क्योंकि फार्मूला तो वेसल में लगेगा, जो बाहर चला गया उस पर क्या करना। क्लास के अंदर बच्चे होते हैं, डांट उसको पड़ती जो क्लास के अंदर होता है, वक्त पे आया करो, ठीक है जना, छुट्टी मत किया करो। जिससे छुट्टी की वो घर में बैठा हुआ है, वो एक अलग कहानी है। जो क्लास के अंदर आया वही डांट खा रहा है, वो बड़ा अच्छा मुहावरा ना, सजा उसको मिली जिसने सबक याद किया। बहरहाल, तो M2 वो मास है जो कि हमारे पास इसके अंदर बचा है, लिहाजा अब हमने मालूम करना है वो मास जो बाहर चला गया है। तो डेल्टा M किसके बराबर होगा, M1 माइनस M2 के बराबर होगा। जो पहले मास था, जो बाद में मास था, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते हैं, समझ लेना। बड़े वाले में बड़े से छोटे वाले को माइनस करते हैं, पहले गैस ज्यादा होगी, स्केप कर जाएगी, तो बाकी बचने वाली गैस कम होगी। M1 में से M2 को फाइंड आउट माइनस कर देंगे, 22 माइनस 17.416 होगा। ये 2 कुछ भी नहीं है, गलती से यहाँ पर लिखा हुआ गया है, इसको जनाब मिटा देते हैं, परेशान मत हो। ये 2 कुछ भी नहीं है। अक्सर बच्चे जो है ना बाद में पूछते रहते हैं, सर ये जो लिखा हुआ था ये कहाँ से आ गया। एक दो टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, मैं क्लास के अंदर आपको बता भी देता हूँ मेरे बेटा ये मिस्टेक हुई है।
फिर भी कुछ लोग जो है वो जागते नहीं, सोते रहते हैं, बाद में पूछते हैं सर अब ये तो आंसर हमने किया तो ये आंसर आ रहा है, हालांकि मैं क्लास के अंदर बता चुका होता हूँ कि मेरे बेटा ये आंसर गलत लिखा हुआ है, आंसर ये वाला आएगा। और आज जितनी भी कैलकुलेशन कोशिश किया करो खुद से कर दिया करो ताकि कोई 19-20 प्रॉब्लम आपको ना हो। ये 2009 में आया था सवाल, 2009 में आपका सवाल आया था, तो वजह से देख लीजिएगा। इसी से मिलता जुलता मेरे बेटा इसको क्लियर भी कर देते हैं, स्क्रीन को थोड़ी सी स्क्रीन को मैग्नीफाई भी कर देते हैं, ताकि अगर किसी को कैलकुलेशन के दौरान देखने के अंदर प्रॉब्लम होता है तो वो देख सकता है कि भाई डेटा हमने क्या बनाया था, डेटा हमारे पास क्या आया था, फार्मूला हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन हमने किस तरीके से। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है इसके अंदर, कैलकुलेशन में ज्यादा ट्रिकी काम नहीं है इसके अंदर। नाउ देन we will move to the next question. The next result लिख दिया भाई के रिजल्ट की डेल्टा टाइम की वैल्यू ये होगी, आंसर ये हो गया। The next result, the next question is in year 2003। देखो 2003 में आया फिर 2009 में आया, तो देखो तो बारी लगी हुई है, बिल्कुल सेम सवाल है, मामूली सा फर्क खाली बस है। एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 1110 लीटर। एक एयर का टैंक है, उतना ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, आजकल तो कोरोना वालों को ऑक्सीजन लग रही है, उसका जो सिलेंडर होता है उसमें 1110 लीटर है, उसका वॉल्यूम है 2 किलोग्राम, उसके अंदर एयर मौजूद है, प्रेशर है 15 एटमॉस्फेयर। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स इनटू द टैंक। अब हमने क्या किया, उसमें मजीद हवा को दाखिल किया, फोर्स इनटू दाखिल किया गया है, फोर्स इनटू गैस हमने इसके अंदर मजीद दाखिल कर दी है। गाड़ी में सीएनजी खत्म हो जाती है तो क्या करते हैं, जाके स्टेशन से गैस डलवाते हैं, गैस सीएनजी सिलेंडर के अंदर फोर्स होती है, अंदर दाखिल होती है, इस दफा गैस के और अंदर मौजूद गैस की मिकदार बढ़ जाती है। बिल्कुल उसी तरह की यहाँ पर सिनारियो है, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है कि हमने यहाँ पर मजीद गैस को दाखिल किया है और देखा गया है कि प्रेशर बढ़कर 18 एटमॉस्फेयर हो जाता है। अगर कोई टेम्परेचर में तब्दीली ना हो, नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी जो T1 होगा T2 होगा बराबर होंगे, तो कितनी गैस हमने इसके अंदर दाखिल की है ये हमको बताना है। डेटा की बात करते हैं जनाब, तवज्जो देकर सुनिएगा, बिल्कुल सेम सवाल है, ज्यादा फर्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इसमें M2 ज्यादा आएगा M1 के मुकाबले में, इसलिए कि गैस हमने इसके अंदर फोर्स की है, दाखिल की है। इनिशियल प्रेशर P1 है जिसकी वैल्यू 15 एटमॉस्फेयर है, फाइनल प्रेशर P2 है जो कि 18 एटमॉस्फेयर के बराबर है। इनिशियल टेम्परेचर T1 है जो T के बराबर है, फाइनल टेम्परेचर T2 है वो भी T के बराबर है। इनिशियल वॉल्यूम V1 है, वेसल फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम 110 लीटर है, ना भी देते तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में उसका वॉल्यूम 110 ही रहेगा। क्लोज वेसल, बंद वेसल, एक सिलेंडर जो होता है ना गैस का, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, जब पिस्टन लगा होता है तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, इसमें पिस्टन नहीं है, क्लोज वेसल है। जो स्टोरेज टैंक होते हैं उनकी वॉल्यूम फिक्स होते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, फाइनल मास मालूम करना है, और जो मास स्केप नहीं है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, देख ले बेटा, मास स्केप नहीं है, बल्कि जो मास हमने क्या किया इसके अंदर, जो मास हमने इसके अंदर दाखिल किया है उस मास की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। स्केप नहीं होगा, बल्कि क्या लिखा जाएगा, मास इंटर्ड। जो मास हमने इसके अंदर दाखिल किया है ऊपर लिखा हुआ है फोर्स इनटू, क्या लिखा है, फोर्स इनटू मास। चलो मैं भी यहाँ फोर्स इनटू लिख देता हूँ आपके लिए, फोर्स इनटू जो मास इसके अंदर दाखिल किया गया है, ये मास हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, डेल्टा है। आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा मेरे बेटा सवाल है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल डिटो सवाल है। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 M2, और यहाँ से अगेन M2 का अलग किया जैसा लास्ट सवाल के अंदर किया था, वैल्यूज पुट की है, वैल्यू सिर्फ चेंज है, वॉल्यूम आपको दे दिया था 1110, ना भी देते तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसलिए कि 110 में ऊपर नीचे वैसे ही कैंसिल हो जाना है। टेम्परेचर सेम था, टेम्परेचर भी कैंसिल हो जाएगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 15 से डिवाइड कर दीजिएगा, एंड यू विल गेट द आंसर विच इज 2.4 किलोग्राम। जो आंसर मिला कि अब जो मास था दाखिल करने के बाद, गैस दाखिल करने के बाद, एयर दाखिल करने के बाद उसका मास हो गया 2.4 किलोग्राम, बढ़ गया मास। देखो अब क्या हो रहा है, पहले 2 किलोग्राम था, जब गैस दाखिल की तो मास बढ़ गया है। अब मेरे बेटा जब डेल्टा एम निकालेंगे, तो मैंने कहा था कि बड़ी वाली, जब भी डेल्टा निकालते हैं ना, तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस किया जाता है। बड़ी वाली वैल्यू डेल्टा एम है, बड़ी वाली वैल्यू क्या है मेरे बेटा, डेल्टा एम है। इस डेल्टा एम में से हम क्या करेंगे, माइनस कर, इस बड़े वाले एम से, बड़ा M2 है, M2 में से M1 को माइनस कर देंगे, 2.4 में से 2 माइनस करेंगे, 0.4 किलोग्राम आ जाएगा रिजल्ट। बिल्कुल सेम सवाल आता है, 2003 में आया था, फिर 2009 में वो सवाल हमारे पास आया था। तवज्जो से देखकर ध्यान से गौर से इसको कर लीजिएगा।
नाउ वी विल स्विच टू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है, सुनो जरा गौर से। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो बेसिकली चेंज होगा। ये तो हमने अब तक जनरल गैस इक्वेशन के हवाले से फार्मूले थे, गैस लॉस के हवाले से। अब हमारे पास दो फार्मूले और भी आ गए हैं। अब हमारे पास दो फार्मूले और भी हमारे पास आ गए हैं। कौन कौन से आ गए मेरे बेटा? एक फार्मूला हमने और ड्राइव किया था, P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार। वी स्क्वायर बार क्या होता है? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी होती है। डेरिवेशन थोड़ा देखेंगे। एवरेज की मतलब क्या होता है? बहुत सारी वैल्यूज को जमा करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दे, एवरेज कहते हैं। तो सिंबल रॉ बना हुआ है, जो पी जैसा सिंबल है, इस सिंबल को रॉ रीड करते हैं, इसका नाम डेंसिटी होता है। जो आपको सिंबल बना है मेरे बेटा, ये जो सिंबल आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ये पी नहीं है, इसको रॉ रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं मेरे बेटा? इसको रॉ मेरे बेटा जो है वो रीड किया जाता है, और इसके मतलब डेंसिटी होता है। आगे चल के भी सब तफसील लिखवा देते हैं, परेशान मत हो। रॉ से बड़ा डेंसिटी है, और ये लाजिम है, ये न्यूमेरिकल भी एस आई यूनिट में सॉल्व होगा। दिस न्यूमेरिकल इज आल्सो सॉल्व्ड इन एस आई यूनिट। जब एस आई यूनिट की बात करेंगे तो एस आई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। क्या होगी मेरे बेटा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास होगी। पी प्रेशर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। ख्याल रखना एक बात, नहीं है तो मैं लिख के दिखा भी तुम लोगों को भाई कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमारे पास प्रेशर होगा। ये हमेशा एस आई यूनिट में इस्तेमाल होगा। वी स्क्वायर मेरे पास एवरेज वेलोसिटी है। वी स्क्वायर बार एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है। और अगर थोड़ा सा आपको याद हो मेरे बेटा, जब हमने डेरिवेशन के दौरान बताया था कि हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग होती है, किसी ने सवाल भी किया था कि सबकी वेलोसिटी एक जैसी होगी, तो सबकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। कोई मॉलिक्यूल तेज मूव कर रहे होते हैं कोलिजन की वजह से, किसी की वेलोसिटी कम होती है, किसी की ज्यादा हो जाती है। तो हम अब हर एक की अलग अलग तो ले नहीं सकते, हर एक की अलग अलग वेलोसिटी नहीं ले सकते। लिहाजा हम तमाम वेलोसिटीज के स्क्वायर को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हैं। इसको एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटा? इसको एवरेज वेलोसिटी इसको कहा जाता है। अगर इसका रूट निकाला जाए, क्या करें मेरे बेटा? का इसका रूट निकाले तो असल में जो रूट निकल रहा है वो रूट किसका निकल रहा है? असल में मेरे बेटा अगर आप तवज्जो से गौर से देखोगे तो जो रूट मेरे पास निकल रहा है, वो रूट किस चीज का निकल रहा है? जब मैं सिर्फ वी स्क्वायर बार लिखता हूँ, जब मैं वी स्क्वायर बार लिखता हूं तो वी स्क्वायर बार के मतलब होते हैं इस पूरे का रूट निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं मेरे बेटा? इस पूरे का रूट निकाल रहा हूं। आम हालात में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, मगर यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। अगर होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो सकता है, होल स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो सकता है, मगर यहाँ पर ये बहुत सारे स्क्वायर जमा हो रहे हैं। जब अलग अलग स्क्वायर है तो रूट कैंसिल नहीं होगा, रूट कैंसिल नहीं होता। यानी अगर आपके दिमाग ही बनाया कि स्क्वायर से रूट काट दो, तो ये नॉर्मल स्क्वायर नहीं है, ये तो बेसिकली स्क्वायर का एवरेज है। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा, बल्कि ऐसी सूरत में इस पूरे का एक नया नाम है, इस पूरे का एक नया नाम है। इसका नाम होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या नाम होता है इसका मेरे बेटा? इसका नाम होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको कहा जाता है, समझ लो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं। ये निशान लगा हुआ है, ये रूट का है, निशान लगा हुआ है, ये रूट का निशान है। ऊपर जो बार लगा हुआ है, ऊपर जो जो बार आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस बार के मतलब होते हैं एवरेज। बार के मतलब क्या होते हैं बेटा? एवरेज हमारे पास मतलब होते हैं। जो टू यहाँ लगा हुआ है, क्या लगा है मेरे बेटा? जो टू मेरे पास लगा हुआ है, ये टू बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को। जो टू यहाँ पे लगा हुआ है, ये टू रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को। इसको स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको स्क्वायर कहते हैं। एंड लास्टली एंड फाइनली, एंड लास्टली हमारे पास क्या है मेरे बेटा? जो वी लिखा हुआ है ना, इस वी के मतलब है क्या? वेलोसिटी। जो वी लिखा है इस वी के मतलब क्या? वेलोसिटी। तो इसका नाम क्या हो गया? चार हिस्से नाम के। रूट यहाँ से आया, इसी सिंबल को बेसिकली लफ्जों में रीड कर दिया है, इसी सिंबल को लफ्जों में रूट रीड कर दिया है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका नाम रखा गया है। स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा, इसलिए कि ये होल स्क्वायर नहीं है, ये बहुत सारे स्क्वायर का एवरेज है। और इसको शॉर्टकट पे लिखते हैं वी आर एम एस। क्या लिखते हैं इसको? वी आर एम एस इसको लिखा जाता है। वी फॉर वेलोसिटी, आर फॉर रूट। जो लिखा है बेटा समझ लो गौर से, यहाँ पे तीन जो लफ्ज अलग अलग लिखे हैं, इन तीन लफ्जों के अलहदा अलहदा मतलब समझ लें। वी के मतलब क्या है मेरे बेटा? वेलोसिटी है। वी से मुराद क्या है मेरे पास? वेलोसिटी है, बल्कि इस तरह समझो, थोड़ा चेंज कर देता हूँ। वी मेरे पास मेरे बेटा वेलोसिटी है, थोड़ा सा एरो बना के समझा देता हूँ आपको। ये वी मेरे पास, इससे पहले मिटा भी दो उसको, चलो तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखना मेरे बेटा। जो नाम लिखा है किस टेक्निक से लिखा है?
ये जो v लिखा हुआ है ना, ये जो v लिखा है इट इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी। जो स्मॉल r लिखा है इसके मतलब रूट है, जो m लिखा है इसके मतलब मीन है, एवरेज है, जो s लिखा है इसके मतलब क्या है, स्क्वायर है। इसी का नाम रख दिया शॉर्टकट में क्या, VRMS। क्या नाम रख दिया इसका, VRMS इसका नाम रखा है। जब भी अंडर द रूट v स्क्वायर बार होगा इसको VRMS बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको VRMS कहा जाएगा। इसके अलावा एक और फार्मूला हमने पढ़ा डेरिवेशन के दौरान, T बराबर होता है T इज इक्वल टू 2/3 के हाफ mv स्क्वायर बार। T इज इक्वल टू 2/3 के हाफ mv स्क्वायर बार। हमारे पास जनाब एक फार्मूला और हमारे पास होता है, इसमें T टेम्परेचर है एंड दैट मस्ट बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ख्याल रखना, दैट मस्ट बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के मतलब क्या है, इट शुड बी मेजर्ड इन केल्विन स्केल। इट शुड बी मेजर्ड इन केल्विन स्केल। इसको केल्विन स्केल में मेजर किया जाएगा। कि यहाँ पर कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, पढ़ाया हुआ है पीछे आपको, डेरिवेशन करवाई थी, वैल्यू भी निकलवाई थी। के से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू होती है क्या, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल पर मॉलिक्यूल इंटू केल्विन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू वन मॉलिक्यूल के लिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू वन मॉलिक्यूल के लिए जो निकाली जाती है उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जनाब कहा जाता है। एम हमारे पास क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल का मास से ख्याल रखना, सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास से ख्याल रखना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। और मेरे बेटा यहाँ एक और नोट देख लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का अगर मास निकालना चाहें तो एक मोल के मास को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दे, ये मैं सिंपली बता रहा हूँ फार्मूला आपको एक और। वैसे तो मोल के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, इन्हीं फार्मूले को हमने आगे पीछे घुमाया है। अगर एक मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहें तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या मेरे बेटा, जो एक मोल का मास होता है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम एक मोल का मास होता है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम एक मोल का मास होता है। ऑक्सीजन का मोल 2 ग्राम का होता है। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को हम ले लें, अगर एक मोल का मास ले लें, एक मोल का मास मॉलिक्यूलर मास होता है, ग्राम में होता है। ख्याल रखना एक बात, और हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी किलोग्राम की, उसको भी हम आगे चल के सवाल करेंगे तो समझाएंगे आपको। एवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 6.02 10 की पावर 23 हमारे पास होती है। फिक्स यूनिवर्सल वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। दो इसी फार्मूले से दो छोटे छोटे फार्मूले और बनते हैं, याद रखिएगा। जो हाफ mv स्क्वायर हमारे पास होता है, इस हाफ mv स्क्वायर का एक और नाम होता है क्या, क्या कहते हैं हाफ mv स्क्वायर को, हाफ mv स्क्वायर को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा इसको, काइनेटिक एनर्जी भी इसको कहा जाता है। क्योंकि बार लगा हुआ है इसलिए इसका एक और नाम होता है, इसको तफसीली कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दो छोटे छोटे फार्मूले और है काइनेटिक एनर्जी के हवाले से देख लें। अगर एक मॉलिक्यूल की निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, अगर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 kT/2। क्या होता है 3 kT/2, यहाँ से देख लो, इसी फार्मूले से बनाया है। जो 3 के यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी फार्मूले की मदद से मेरे बच्चा बनाया है, गौर से तवज्जो देके ध्यान से देख लें। इसी फार्मूले से हमने इसको बनाया है कि जो के यहाँ डिवाइड हो रहा था, जब वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 3 kT/2 होगा। ये फार्मूला एमसीक्यूज के अंदर भी आता है। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3 kT/2 होता है। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3 kT/2 होता है। इसके बरक्स अगर काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालना हो, क्या निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर मालूम करना हो, जब मोल की बात करते हैं तो बजाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेने के यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लेते हैं। बजाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेने के यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जनाब दिया जाता है। ऐसी सूरत में फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, तवज्जो देखो गौर से यार। फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, जहां पर के लिखा था वहां आर आ जाएगा। जहाँ के लिखा था वहां क्या आ जाएगा मेरे बेटा, जहां पर के लिखा था के नहीं आएगा, के बजाय मेरे पास क्या आ जाएगा चंदा, आर मेरे पास आ जाएगा। पर मोल की बात करेंगे तो आर आएगा। जब भी मोल की बात करोगे आर आएगा, जब भी मोल की बात करोगे तो आर आएगा, मॉलिक्यूल की बात करोगे तो के आएगा। जल्दी जल्दी दो न्यूमेरिकल है छोटे छोटे देखने की कोशिश करते हैं। तो वजह से देखो बेटा, फार्मूला पहला हमारे पास है कैलकुलेट द, ये तो फार्मूला न्यूमेरिकल हम पहले कर चुके थे, फार्मूला इनको जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। ये हमने आपको याद होगा तो फार्मूले के न्यूमेरिकल कराए थे किसके, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस वगैरह के न्यूमेरिकल हमने पहले करवा दिए थे आपको। ये सब न्यूमेरिकल हमने पहले किए हुए थे, एक नजर देख लो, अच्छा सामने आ गए, आपको नजर आ जाएगा कि ये फार्मूले हमने न्यूमेरिकल किए हुए। नाउ देन अब हमारे पास न्यूमेरिकल है जो हम करने जा रहे हैं। ये बुक का सवाल है 11.5 ए है, डिटरमाइन द
average kinetic energy of particles of an ideal gas at 0 degree centigrade and 50 degree centigrade. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने क्या करना है मेरे बेटा, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। किसकी? काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है ऑफ अ गैस, आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट एक 0 डिग्री पर और एक 1 पर 50 पर। बहुत सिंपल फार्मूला है। टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पता है कि सेंटीग्रेड नहीं चलेगा, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड करेंगे। दूसरा टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 50 है, उसको भी केल्विन में ऐड कर लेंगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू को पता है, फिक्स होती है 1.38 10 की पावर -23। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हमने मालूम करना है, रिक्वायर्ड है, 2 दफा रिक्वायर्ड है। एक 0 डिग्री पे रिक्वायर्ड है, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिक्वायर्ड है, दूसरा हमारे पास 50 डिग्री पे रिक्वायर्ड है। सॉल्यूशन देख ले, फार्मूला बताया भी आपको मैंने। काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं, समझ लेना गौर से, जब पार्टिकल बोल रहे हैं, यहाँ सुनना गौर से, इससे पहले कोई सवाल करो, पहले समझा दूं, पहले बता दूं, यहाँ पार्टिकल लिखा हुआ है। जब पार्टिकल लिखा हुआ है तो पार्टिकल लिखने का मतलब है कि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। पार्टिकल कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर कॉल्ड मॉलिक्यूल, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में बताया भी था आपको। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो 3K2 कांस्टेंट है, टेम्परेचर की जगह पर 273 आएगा, टेम्परेचर की जगह पर 273 आ जाएगा। K कितना हो जाएगा, 5.65, 10 की पावर -21 जूल पर मॉलिक्यूल, जूल पर मॉलिक्यूल, जूल पर मॉलिक्यूल, ख्याल रखना। 50 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो क्या करोगे, जहाँ 273 लिखा था पहले मेरे बेटा, जब हमने बिल्कुल सेम तरीका होगा, यहाँ पर मेरे बच्चा 273 आया था, 50 की बात करोगे, ये बकरा चीज तो है कांस्टेंट, बकिया चीजें तो हमारे पास कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर बदलेगा। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर जो सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। टाइम जरा शॉर्ट है, जल्दी जल्दी से एक सवाल और कर लेते हैं फटाफट। इसी सवाल का पार्ट बी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी पर मोल मालूम करना है। सुनना गौर से ध्यान से, पहले वाले सवाल के अंदर पर मॉलिक्यूल था, यहाँ पर मोल है। पहले वाले सवाल में पर मॉलिक्यूल था, यहाँ पर हमारे पास मेरे बेटा पर मोल है। वही सवाल है, वही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वही टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ मॉलिक्यूल नहीं मोल है, या मॉलिक्यूल नहीं मोल है, या मॉलिक्यूल नहीं मोल हमारे पास है। डेटा बिल्कुल वैसे ही बनेगा, डेटा बिल्कुल वैसे ही बनेगा, सेम टू सेम डेटा है, गौर से देख लो। टेम्परेचर गिवन है, मगर जब मोल की बात करेंगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब मोल की बात करेंगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। काइनेटिक एनर्जी पर मोल हमने मालूम करना है, एक 0 डिग्री पर है, एक हमारे पास 150 पर है। फार्मूला देख लो बेटा गौर से, क्या हो गया, फार्मूले को तवज्जो देके गौर से ध्यान से देख लो क्या हुआ फार्मूले के अंदर मेरे बेटा। पहले जो पार्ट किया है उसमें के लिखा था, यहाँ आर लिख रहा हूँ। जब मॉलिक्यूल जब मोल की बात करता हूँ तो आर लगाऊंगा, कुछ भी नहीं बचा सवाल के अंदर। 3 भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर 273 पुट किया, टेम्परेचर हमेशा केल्विन के अंदर लेंगे, ख्याल रखना 3409.9 जूल पर मोल है। क्या है, जूल पर मोल हमारे पास आ गया है। जब 50 की बात करेंगे तो टेम्परेचर हमारे पास 323 हमारे पास टेम्परेचर हो जाएगा, 4026.2 हो जाएगा। ये दो न्यूमेरिकल हमने करवा दिए हैं। ये दोनों फार्मूले एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बिल्कुल एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये दो फार्मूले हमारे पास एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो पीछे हमने लिखा है फार्मूला। ये अक्सर देखोगे कि आपको पूछा हुआ है कि पर मोल की बात करेंगे तो 3.2 आएगा, पर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो केटी हमारे पास 3.2 केटी होता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल ही पूछ सकते हैं। देखो न्यूमेरिकल ना कोई मुश्किल होता है ना कोई आसान होता है। बड़े बड़े न्यूमेरिकल हो सकता है आपको आते हो तो एग्जाम में आसान लगेंगे, छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम में ना आता हो तो आपको मुश्किल लगेगा। छोटा सा न्यूमेरिकल होगा एग्जाम में नहीं आता होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको मुश्किल लगेगी। लिहाजा कोशिश ये करें कि आप ध्यान से सवाल, तमाम न्यूमेरिकल को सीरियस लें। एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आएंगे तो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसके न्यूमेरिकल ढेर सारे बाकी हैं। कोशिश पूरी ये है कि नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो है वो ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा, न्यूमेरिकल इसके फाइनलाइज हो जाएंगे। पास पेपर के भी सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं, हर चीज मुकम्मल कंप्लीट करा दी है। ईद के बाद आएंगे तो फिर नए टॉपिक से मामले को शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।